हेलो एवरीवन, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, फर्स्ट प्राइज कोटा। ओके, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। और मेरा सजेशन है आप लोगों से कि एक बेसिक बुक है एस सी वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2, और काफ़ी फेमस बुक है। और अगर आप लोग इसे रेफर करते हो तो काफ़ी बेनिफिशियल आपको होगी। और उसमें चैप्टर नंबर 32 और पेज नंबर 172 के आसपास वो चैप्टर दिया हुआ होगा। ठीक, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसमें, लेट आपके पास एक मेटल कंडक्टर है, बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। अगर ये चीज आपको क्लियर हो जाती है तो आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। बस आपको जरूरत है इसको प्रॉपर वे में समझ के इसको अप्लाई करने की। ठीक, और मैंने क्या किया, एक यहां पे स्विच लगा दिया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया वी पोटेंशियल की। ठीक, जब आपका ये की ओपन है, ओपन मतलब यहां पे कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट आ जाए इसका मतलब क्लोज्ड है, मतलब इसमें की फंसा दिया आपने। और अगर मैं इस पहलू में बात करूं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपके इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। वो थर्मल एनर्जी कहां से होगी? किसी सराउंडिंग से होगी, किसी सोर्स से होगी। जनरली जो भी जिस भी टेम्परेचर पे कंडक्टर होगा उसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास एक थर्मल स्पीड होगी। और उस स्पीड की हम लोग बात करें तो उसका अप्रोक्सीमेट जो रेंज होता है 10⁴ के आसपास का होता है। नहीं बात समझ में आई? अब आप लोगों को एक चीज समझ में आती है कि सर इसके पास यदि स्पीड है और चार्ज और इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड है और वो चल रहा है तो करंट आना चाहिए। ये काफी लोगों के मन में ऐसा विचार आ रहा है और आना भी चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है आपके साथ, आपको सोचना भी आना चाहिए चीज। नहीं बात समझ में आई? बट मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करूं, ठीक, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका ए मान लेता हूं मैं। जब इससे जितना चार्ज इस डायरेक्शन 1 और ये डायरेक्शन 2, जितना चार्ज इस डायरेक्शन 1 में जा रहा होगा इतना ही चार्ज इन सिमिलर टाइम पे 2 में जा रहा होगा। जो नेट चार्ज होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो 0 होगा। जब 0 होगा तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा क्या? I = 0। अब पहले तो मैं करंट की बात कर लूं, व्हाट इज द करंट। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग तो बोलेंगे सर आपने करंट नहीं बताया, तो करंट की डेफिनेशन लिख लो पहले। द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज the flow of charge through a cross sectional area the flow of net charge, net through a cross sectional area in a conductor, तो क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा।
अब ये फ्लो ऑफ चार्ज आयन की वजह से भी हो सकता है, जो आपके लिक्विड सॉल्यूशन में होगा। ये फ्लो ऑफ चार्ज एयर के माध्यम से भी हो सकता है। जब मैं एयर के माध्यम से बोल रहा हूं तो लोगों को शॉक लग जाएगा, नहीं, हम आने वाले टाइम में एज ए डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे बाद का डिस्कशन है, बट अपन यहां के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जब यहां से जब नेट चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं बोल दूंगा अब ये इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। बात समझ में आई? ये कब होगा? जब आप इस एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे। नहीं बात समझ में? और ये क्या कर दिया आपने, की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहां से क्या होगा, करंट पास करने लग जाएगा। ठीक, आई का जो डायरेक्शन होता है दिस द कन्वेंशनल करंट, मतलब जिधर आपने करंट जा रहा है इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो का डायरेक्शन है। बात समझ में आती है? दिस इज द कन्वेंशनल करंट। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। जो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है वो किधर करता है, जिधर करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा आपका एम्पियर। नहीं बात समझ में आई? ठीक, कूलम पर सेकंड। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या होता है इसमें करंट भी, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट की डेफिनेशन कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि I इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक, जो आप बचपन में थे तो आपको ऐसे पढ़ाया था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि आप छोटे थे। जब थोड़े से बड़े हुए तो ये, और ये हो जाएगा मेरा एवरेज करंट, कि टोटल टाइम में टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, दिस द एवरेज करंट। ठीक, तो व्हाट इज द एवरेज करंट? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन। यहां पे ड्यूरेशन होगा, उसमें टाइम लिमिट पर क्या लगा, लिमिटिंग कंडीशन लगा दोगे। अगर आप इसे ऐसे कर दोगे ये आई बन जाएगा इंस्टेंटेनियस डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी और लिमिट और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा। ये बात समझ में आती है यहां तक? कोई दिक्कत? तो मैं फिर से बता रहा हूं, जो करंट है आपका वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, और जैसे जैसे आप वायर को ट्विस्ट करके मोड़ दोगे उसी, क्योंकि इसे माध्यम चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए, तो वायर का माध्यम है, आप वायर को जैसे ट्विस्ट कर दो वैसे ही उसी वायर के माध्यम से करंट फ्लो कर जाएगा। बात समझ में आती है? और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आती है? अब मेरे को ये समझ में आ गया इसका एसआई यूनिट क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, करंट होता क्या है, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने ये भी बता दिया कि थर्मल एनर्जी की वजह से ये क्या होता है, इतने रेंज की स्पीड इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, बट ये रैंडमली वाइब्रेट होता है। और जो नेट एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रहे हो, उसे नेट चार्ज का जो फ्लो होता है वो जीरो होता है। जब नेट चार्ज का फ्लो जीरो होता है तो इसमें हो जाता है जीरो करंट। जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस V की एक बैटरी अप्लाई करते हो तो इसमें एक नेट पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इनसाइड द कंडक्टर। नहीं बात समझ में आई? क्यों? जैसा आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वहां पर आपके एक्सटर्नल सोर्स नहीं था। जब आप चार्ज को इस पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, उस पर इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। नहीं बात समझ में आई? ठीक, क्योंकि वहां पे मैं ये पूरा बहुत से डिटेल में समझा चुका हूं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे मैंने एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है वी पोटेंशियल का, वो जबरदस्ती ये क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रखा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसने डेवलप कर रखा है उसकी वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस पोटेंशियल की वजह से एक एडिशन वेलोसिटी और आ गई है, किस वजह से ऐड हो गई है। नहीं बात समझ में आई? आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका एक कंडक्टर है, आपका सपोज कोई पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए,
ऐसे, और आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब क्या हो गया, वैल्यू एक एडिशनल वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी, जो पार्टिकल वैसे जा रहा था वो ऐसे जाने लग जाएगा, सेम, नो मूवमेंट में चेंज, कोई मूवमेंट में चेंज नहीं आएगा। बट आप ये सोचो, जो पहले ऐसे जा रहा था वो क्या इतना डिस्प्लेस हो गया इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो जब इतना ये शिफ्ट हुआ तो नेट मूवमेंट आने लग गया ना, जब नेट मूवमेंट आने लग गया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्लो होने लग जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। करंट किधर आएगा, इधर, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर और करंट जा रहा है इधर। नहीं बात समझ में आई? ठीक, बात समझ में आती है यहां तक? कोई दिक्कत? तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ये कन्वेंशनल होता है, जब मैं ऐसा शो करता हूं तो इसमें जो स्मॉल डंडा है, जो छोटा ये छोटा लाइन है, स्मॉल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल और इसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पोटेंशियल V की। बात समझ में आती है? तो अगर मैं इसमें बात करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं I इक्वल टू dq/dt। अगर कभी मुझे चार्ज भी निकालना होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, या फिर मेरे पास कोई फंक्शन है Q का और यहां पर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक, या कोई T का फंक्शन है, कुछ व्हाटएवर, तो मैं क्या करूंगा, जैसे सपोज मैंने बोल दिया Q इज द, मतलब Q इज द फंक्शन ऑफ T, चार्ज का कोई फंक्शन दे रखा है। जब मैं इसे डेरिवेटिव करूंगा dq/dt, तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा, f', और ये क्या हो जाएगा, मेरे करंट हो जाएगा। बात समझ में आती है? मैं ऐसा भी बोल सकता हूं I इक्वल टू dq/dt, मीन्स dq इक्वल टू I dt का जब इंटीग्रल कर लोगे G से लेकर T तक, ऐसा समझ सकते हैं। ये I वर्सेस T कर्व है आपका, और जो आपका इसमें कोई कर्वेचर होगा उसका अंडर एरिया तक कर्व होगा, वो क्या देगा आपको, चार्ज देगा। I इंटू टी, यहां तो देख लो ना, ये हमारा क्या है, ये कोई या तो कोई हमारे को सिमेट्रिकल ज्योमेट्री दे रखी होगी, उसके एरिया निकाल दूंगा, एरिया अंडर तक चार्ज मिल जाएगा, या फिर ऐसे कोई फंक्शन दे रखा तो मैं इंटीग्रल कर दूंगा। नहीं बात समझ में आई? तो कुछ डेफिनेशन से लिख लो आप लोग, ठीक है, लिखो। पॉइंट 1, द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of the current will be same as the direction of flow of positive charge, or it will be opposite to the direction of flow of negative charge। बात समझ में आती है? तो पहले पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, but it is a scalar quantity, because it does not follow वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आती है? तो यहां तक आप एक बार वीडियो को पॉज करके सारा का सारा रिफाइंड कर लो कि जो आपने अभी तक देखा है उसमें कोई डाउट तो नहीं है, और आई होप सो आपको डाउट आना भी चाहिए और आएगा भी नहीं, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ है, आई वर्सेस टी, आई फॉर करंट, टी फॉर सेकंड, और टाइम मेरा सेकंड में और करंट एम्पियर में, ठीक। तो पहला पार्ट, फाइंड आउट पार्ट 1, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज इन 8 सेकंड, एवरेज टाइम, एवरेज करंट, ई एवरेज, ठीक। तो
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। मुझे पता है अंडर एरिया द कर्व में निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका वो मिल जाएगा, क्या टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो मुझे पता है ये मेरा जो ज्योमेट्री बन रहा है ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, दैट Q इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ I वर्सेस T। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बात करें हम लोग तो 2 इंटू 2, बात समझ में आती है, 2 एम्पियर इंटू 2 सेकेंड प्लस ये कितना है 2 और ये कितना है 6। इस लेंथ की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि यहां से टोटल कितना 8 और 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 बचा, 6 सेकेंड। ये ड्यूरेशन, ये डेल्टा टी हो गया आपका, और ये हाइट कितना हो गया 2, तो हाफ ऑफ 6 सेकेंड इंटू 2 एम्पियर, और यहां से जो ओवरऑल निकल के आएगा आपका 4 कूलम, 4C लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस 6 कूलम, और ये हो गया आपका ओवरऑल 8 कूलम। दिस इज द टोटल क्यू टोटल। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या बोला, एवरेज करंट। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा आपका, आई एवरेज टोटल करंट, व्हाट इज द टोटल करंट 8 कूलम, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन 8 सेकेंड, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज, एवरेज डिफरेंट थिंग। जो हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं ये हमारा क्या है, ये डिफरेंट सिनेरियो है आपका, बात समझ में आनी चाहिए। क्यों, देख लो यहां पर 2 एम्पियर था, 2 सेकंड तक कांस्टेंट था, उसके बाद घटते जा रहा है, 0 भी हो जा रहा है यहां पे। ये हमें क्या दे रहा है, इस ड्यूरेशन का ऑन एवरेज रफली आइडिया दे रहा है, दिस द एवरेज। नहीं बात समझ में आई, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई इंस्टेंट आया हो जिसपे बन रहा होगा यहां पे कहीं। अगर मैंने बोल दिया दिस इज द 1 एम्पियर, तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसा कोई टाइम है इस पे 1 एम्पियर रहा है, दिस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम जिस पे 1 एम्पियर था, उसके बाद तो घटता जा रहा है ना, ये बात समझ में आती है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, चलो पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर यहां से आगे हम लोग बात करते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस आर है और इसका स्पीड वो v है, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड आउट इक्विवेलेंट करंट, find out the equivalent current when a charge q, small q, is moving in a circular path of radius r। रेडियस आर मान लेते हैं, आर ए डी आई, ठीक, बात समझ में आती है। तो बात कर लेते हैं हम लोग। तो मेरा चार्ज कितना है, जो मेरे करंट का डेफिनेशन इसमें क्या होता है भाई, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये है, तो मुझे पता है जो मेरा चार्ज कितना वो क्यू है, और मैं बोल रहा हूं ये इतना कितने टाइम में घूम के आ जाएगा यहां तक, नहीं बात समझ में आई। तो मुझे पता है जो एक टाइम पीरियड जो इसका होगा, मुझे रफली आइडिया पता है इसका, बाकी कुछ नहीं पता, ठीक। तो टाइम पीरियड क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई क्या, स्पीड v, ये इसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक। अगर मैं आई एवरेज की बात करूं तो ये मेरे को मिल जाएगा, याद रहे ये कई जगह यूज होगा, ये चीज हो सकता है किसी आपके एटम में यूज हो जाए, हो सकता है आपके रेजोनेंस करंट जो आपको पढ़ाते होंगे, बेंजीन वगैरह में पढ़ाते हैं ना,
तो वहां पे एक रेजोनेंस पढ़ाते होंगे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और ऐसे पढ़ाते होंगे ना बेंजीन रिंग में। ठीक, तो आपकी जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं इनकी ओवरलैपिंग होती है ना, तो ये एक साइकिल बन गई ऊपर, ये एक नीचे साइकिल बन गई। आपने देखा एक अच्छी बुक में जाओगे तो एक जैसे ट्यूब होता है ना, उसका एक क्लाउड टाइप बन जाता है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बट इसे बोलते हैं रेजोनेंस करंट। इसकी वैल्यू इतनी छोटी होती है कि इसको आइडेंटिफाई करना इज वेरी टिपिकल। नहीं बात समझ में आई? बट आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में, सॉरी माइक्रो एम्पियर में होती है इसकी। नहीं बात समझ में आई? बहुत छोटी वैल्यू होती है। और जाहिर सी बात है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, यदि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जिस किसी को थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो एक फिजिकल केमिस्ट्री की एटकिन बुक करके आती है, आप उसमें रैपर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 700 पेज के आसपास मिलेगी ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी, इसका मतलब हो गया Q अपॉन 2πr V। तो आपका आई एवरेज हो गया QV अपॉन 2πr। ठीक, बात समझ में आती है? तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इसमें क्या है, एक सिंपल सी एक रिंग है आपकी और इस पर -Q चार्ज है। बात समझ में आती है? और ये आपकी ओमेगा से घूम रही है। कितने से घूम रही है? ओमेगा से घूम रही है। ठीक, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू a charged ring as shown in figure। ठीक, क्या दिखा दिया हुआ है, ये ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस इसका आर है, -Q चार्ज है। ऑल्सो कैलकुलेट डायरेक्शन, ऑल्सो कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसा बात समझ में आती है? तो बहुत ही एक सिंपल है। तो आपकी रिंग है और ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक, जब ऐसे रोटेट कर रही है और इस रिंग पे -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आपको कुछ भी नहीं आता। आपने पढ़ा कि जो आई एवरेज होता है वो होता है ΔQ अपॉन ΔT। आप ये चीज जानते हैं। ठीक, इसी को मैं यूज करूंगा। मैंने बोला, मैंने यहां पर निशान लगा दिया ये, और जब ये पॉइंट जब घूम के यहां से एक बार ऐसे चक्कर आ जाएगा तो उसमें टाइम पीरियड लगेगा T। ठीक, और इतने ड्यूरेशन में जितना चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सारा का सारा इस क्रॉसिंग एरिया से पास हो जाएगा। जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला है, वो चार्ज कितना होगा, वो -Q हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो मैं से क्या बोल सकता हूं, मैं से ऐसे बोल सकता हूं कि टोटल चार्ज भाई ले -Q, टोटल टाइम T। नहीं बात समझ में आई? अब टोटल टाइम मैं कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल, मुझे पता है जो टाइम होता है अपना T, वो होता है 2π अपॉन ओमेगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमारी स्पीड आती थी। नहीं बात समझ में आई? जब हम स्पीड निकालते थे तो क्या करते थे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और ये एंगुलर वेलोसिटी है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो आई एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा,
माइनस क्यू अपॉन 2 पाई ओमेगा। मुझे पता है यदि ये ऐसे घूम रहा है क्या चार्ज, तो मेरा करंट किधर होगा, इधर होगा। अपन ने क्या बताया था, दिस द डायरेक्शन ऑफ आई। अपन ने बताया था कि जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मेरा करंट फ्लो करता है। बात समझ में आती है? तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टिंग वायर। इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? तो आप लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए। देखो, जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं, कहां पे, वायर के अंदर, ठीक, तो वायर के अंदर बात कर रहा हूं, तो मैं सिंपल से पहले चीजें कुछ कुछ समझा देता हूं। ये आपका कंडक्टिंग वायर है, ठीक। इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या होंगे, रेंडमली, थर्मली मोशन में होंगे। जब थर्मली मोशन में होंगे तो जैसे मैंने बताया, इनकी जो स्पीड होगी थर्मली 10⁵ और 4 ऐसी रेंज में होगी। बात समझ में आती है? जो थर्मल एनर्जी की वजह से होगी। अब मैंने क्या किया, इसमें पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया, नेगेटिव पॉइंट टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? मैं ऐसा बोल सकता हूं, V अपॉन L पोटेंशियल ग्रेडियंट, ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। आपको समझ में आना चाहिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हायर, इसका कितना है लोअर, और जितना भी पोटेंशियल इस टर्मिनल का, कुछ भी आप जो मर्जी है मान लो, इसे 0 मान लो, 0 तो हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं, 50 मान लो तो इसका कितना होगा, 50 प्लस V। इसका कितना है 500, तो इसका क्या होगा 500 प्लस V। तो हम लोग जब भी बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो 2 नंबर का डिफरेंस, नहीं बात समझ में आई? यदि मैंने बोल दिया कोई दो नंबर का डिफरेंस 5 है, तो ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 5 होगा, इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो यहां पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो अब यहां से यहां तक की बात करो, सेम पोटेंशियल है, कितना V, और यहां पे कितना 0। तो इसको मतलब क्या, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ। नहीं बात समझ में हो रहा है? और वो कैसा है आपको दिख रहा है, अगर ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो, कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, क्या, ई। जब फोर्स लगे तो एक्सीलरेशन भी आएगा, बहुत कुछ चीजें होंगी। तो हम ये तो ये सारी चीजें ऐसी होती चली जाएंगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, वो नोट डाउन कर लो आप लोग, लिखो। when or if the conductor is electrically neutral, when conductor is electrically neutral, या if conductor is electrically neutral, कैसे भी हम लोग बोल सकते हैं, and no external electric field or potential difference is applied
across the ends of the conductor, ends of the conductor, the motion of free electron, the motion of free electrons inside the conducting wire, inside the conducting wire is completely random. वो completely क्या होगा? random होगा. ठीक? hence there will be no current in the conducting wire. बात समझ में आती? यहां तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो गया? जो मैंने समझाया वही बोल के लिखा दिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. if an external electric field, if an external electric field or a potential difference is applied across a conducting wire, then electrons start drifting in the direction of opposite to external electric field, and a current is established in the wire. ये ड्रिफ्ट की बात ये कर रहा है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे? रैंडम जैसे मोशन कर रहा था. अब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पोटेंशियल भी अप्लाई कर दिया तो इसकी वजह से ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन का मोशन खत्म हो जाएगा. इसका मोशन खत्म नहीं हो रहा है, ये तो ऐसे रैंडमली करता रहेगा, बट इस पोटेंशियल की वजह से और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी? एक एडिशन वेलोसिटी और आ जाएगी. तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो यहां था वो यहां से कुछ इधर ड्रिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया इधर की तरफ, और नेट ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते चले जाएंगे पूरे कंडक्टिंग वायर और कंडक्टिंग में क्या हो जाएगा? शिफ्ट होते चले जाएंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन होता चला जाएगा. इसका मतलब यहां से नेट इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकल रहे हैं और यहां से नेट इलेक्ट्रॉन कुछ मतलब इंटर कर रहे हैं. तो यहां से क्या नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? सेटअप हो गया. तो इस डायग्राम को बना लो और इसको समझ लो. आगे से यहां तक समझ में आ जाना चाहिए और यहां तक नोट डाउन कर लो. ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. जैसे मैंने उसमें ड्रिफ्ट की बात की, तो हम लोग अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो मेरा हेडिंग हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बात समझ में आती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक, जैसा कि आप जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी ऐसा होता है. ठीक, तो इन सिमिलर फैशन आपका v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टाउ ये आ जाएगा. अब इसमें दो वर्ड होते हैं. इस टाउ को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम और एक होता है मीन फ्री पाथ. ठीक, तो जो मीन फ्री पाथ होता है वो होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन्स के जो कंडक्टर के अंदर लेटेस्ट साइड के अंदर क्या कोलिजन हो रहे होंगे जब वो ट्रेवल कर रहा होगा. तो जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, और एक होता है मीन फ्री पाथ. ठीक, तो पहले मैं दो डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर उसके बाद इसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते. तो नोट डाउन करो, लिखो. रिलैक्सेशन टाइम, it is the average time interval
बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक। और जो टाउ होता है, जो टाउ की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻14 से लेके 15 के सेकंड की रेंज का होता है। बात समझ में आती है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मीन फ्री पाथ। लिखो, इट इज द एवरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और ये जो लैम्डा होता है, ये होता है 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास का, ठीक। तो हमने क्या क्या बताया, मैंने एक तो बोला था मीन फ्री पाथ, और दूसरा क्या बोला था, ठीक, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। ये क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है, ठीक, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और ये क्या है, एवरेज पाथ। बहुत सारे क्या कर लिया, बहुत सारे कोलिजन्स का निकाल लिया, एक अच्छे खाले इस डेटा ले लिया, बहुत सारे कोलिजन के बीच का एक क्या ले लिया, पाथ ले लिया, और उसका एवरेज निकाल दिया, नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किसमें, जो मल्टीपल जो कोलिजन्स आपने लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो उसमें ऑन एवरेज मिल गया आपको, ऑन एवरेज ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत यहां तक? तो मीन फ्री पाथ समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि V एवरेज इक्वल टू U एवरेज प्लस A इंटू टाउ, ठीक। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर होगा तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो, एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स ये लग रहा होगा, ठीक। और जस्ट कोलिजन की टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो Vd इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ई बाई एम, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू ई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका ई बाई एम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पर रख दो। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल काइनेमैटिक्स है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी काइनेमैटिक्स है बस। और ये भी एकदम सिंपल टर्म है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का इंटरवल, और ये किसी रेंज का होता है, 10⁻14 to 15 रेंज का होता है। मीन फ्री पाथ, और ऐसे बहुत सारे सक्सेसिव कोलिजन हुए होंगे तो उसमें कुछ कुछ पाथ चले होंगे, ऐसे सारे पाथ को जोड़ दिया और नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, ऑन एक एवरेज निकल गया कि एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इसने रफली कितना डिस्टेंस चला होगा, और उसकी रेंज कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास की होती है। नहीं बात समझ में आई? यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर, मैंने एक कंडक्टर ले लिया और इसको एक V से कनेक्ट कर दिया, और मैंने इस कंडक्टर के अंदर एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और जो ठीक, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A है, और इसका जो थिकनेस है वो आपका dx है। बात समझ में आती है?
कोई दिक्कत यहां तक? हम इसमें केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो एडिशनल वेलोसिटी आई इसकी वजह से ड्रिफ्ट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला मैंने क्या बोला कि जो एन है इसमें, एन ये हो गया मेरा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा ई पे, ई होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ में आती है? तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें चार्ज लिखने की कोशिश की। कौन सा चार्ज? फ्री चार्ज, जो ड्रिफ्ट हो सकता है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं इसके वॉल्यूम की बात कर लेता हूं। व्हाट इज द वॉल्यूम? ए इंटू डी एक्स इज द वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने? एन। और इसमें चार्ज कितना है? ले भाई, मैंने क्या निकाला, पहले वॉल्यूम निकाला कि मैं जो स्मॉल एन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या था मेरा? डीवी। दिस इज डीवी। ये बिल्कुल ऐसी कहानी है जैसे किसी ने सोचा कि आपको एक 20 रुपए का एक डब्बा मिलेगा, उसमें 100 टॉफी निकलेंगी, तो 1 रुपए की कितनी टॉफी? आपने सिंपल सा आंसर दे दिया यार, 20 रुपए की एक डब्बा मिल रहा है, उसमें 100 टॉफी है, तो डिवाइड कर दो तो 5 टॉफी मिल गई। तो बात समझ में आती है ना? 1 रुपए की 5 टॉफी मिल गई आपको। आपने बोला कि 1/5 रुपए की कितनी टॉफी, तो आप क्या बोलोगे? 1 की मिलती है 5 और 1/5 की कितनी मिलेगी? 5 इंटू 1/5, तो 1 टॉफी मिली। मैंने क्या बोला कि एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस डीबी में कितना होगा? इंटू एन। ये क्या हुआ? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए डीबी वॉल्यूम में, काउंटिंग होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना? ई। तो अब ये क्या हो गया? डी क्यू चार्ज आ गया। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आती है? अब मैंने क्या किया, मैंने करंट में जाना। मुझे पता था आई जो मेरा होता है वो क्या होता है? डी क्यू ओवर डी टी होता है। तो मैंने इस इक्वेशन को दोनों साइड से क्या किया? टाइम से डिवाइड कर दिया। तो ए एन ई डी एक्स ओवर डी टी, टाइम से डिवाइड कर दिया मैंने। यहां से क्या निकला? यहां से निकला आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। ये क्या आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गया, जितने से ड्रिफ्ट हुआ आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग इसका कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चंस के बारे में कैसे देख लेते हैं? पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across a conducting wire. As a result, electrons drift by a distance L, L डिस्टेंस से ड्रिफ्ट करके, ठीक, इन टाइम t, इन टाइम t। पार्ट 1 आपको कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा कैलकुलेट करना है दूसरे पार्ट में इफ नंबर ऑफ
free electrons per unit volume is n. And area of cross section is A. Then find out इलेक्ट्रिक करंट। ये अपने को निकालना है। नहीं बात समझ में आई? ये अपने को क्या करना है? निकालना है। हम लोग सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, मुझे पता है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एंड्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए कंडक्टिंग वायर एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट एट डिस्टेंस एल। तो मेरा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो कितना है? एल। और टाइम कितना है? टी। तो वीडी कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल वे में एल अपॉन टी। बात समझ में आती है? दिस द पार्ट 1। हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। ये बोला इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो अपन इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अपने इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। व्हाट द आई? आई इक्वल टू होता है डी क्यू ओवर डी टी, बट डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा? डेल्टा क्यू निकाल लेता हूं। व्हाट इज द डेल्टा क्यू? तो आपको यहां समझ आना चाहिए डेल्टा क्यू जो मेरा होगा एन, तो ये हो जाएगा अपना एरिया, ठीक, इंटू वी इंटू टी। वी इंटू टी से क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा। वी इंटू टी, इससे लेंथ मिलेगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अरे दिया हुआ ना सब कुछ, एरिया दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू टी से लेंथ आएगा, ठीक, और a इंटू टी, और ये क्या दिया है? t। अरे टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। ये तो होगा ना। अब v इंटू टी क्या? ये लेंथ है। अब v तो आपको पता ही नहीं है। व्हाट इज द v? यहां से देख लो, l बाई टी। तो आपको घुमा फिरा के क्या मिला? a इंटू एल बाई टी इंटू टी इंटू एन डिवाइड बाई टी, और आपके टी से टी गायब हो गया, और ये मिल गया आपको जो आई मिला है ए एल एन अपॉन टी। ये क्या मिल गया आपको? इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। क्योंकि मैंने ये क्या किया, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से आपको करके बताया है। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या लगाना है कि मेरे को सबसे पहले कितना वॉल्यूम, कितना लेंथ चला होगा चार्ज ने, उसको चार्ज निकाल दिया। कितने टाइम में टी दिया हुआ है, ठीक, मेरे को भी नहीं पता तो यहां निकाला था। और जिनको सीधा सीधा दिख रहा हो एल लेंथ को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इंटू एन डिवाइड बाय टी। नहीं बात समझ आई? अब इसमें आपने चार्ज लिखना भूल गए, तो इसमें ई का भी मल्टीपल करना आपको पड़ेगा। नहीं बात समझ भाई? ये तो काउंटिंग आई है केवल। ई का मल्टीपल कर दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो आ जाएगा ना। तो सॉरी मैं यहां से भूल गया था इसे। तो अब यह हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा डी क्यू ओवर डी टी इक्वल टू आई। तो ये आपका करंट हो जाएगा। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं। इफ करंट इन ए वायर इज आई, एक करंट है उसमें आई करंट है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन। ये डेटा आपको दिया हुआ है। द एवरेज स्पीड ड्यू टू थर्मल मोशन इज वी एवरेज। वी एवरेज दिए, देन
फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बाय ए टाइम इट हैज ड्रिफ्टेड डिस्टेंस एल अलोंग द वायर। यदि अलोंग द वायर क्या कर जाता है, एल डिस्टेंस से ड्रिफ्ट कर जाता है। बात समझ में आती है? तो आपको पता है, जैसा भी मैं सिखाया हूं, I इक्वल टू ANEVD। ठीक, अब आपको पता है जो VD होता है वो क्या होता है, L/T। तो आपका I क्या हो जाएगा, ANE और L/T। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं थर्मल की वजह से बात करना चाह रहा हूं, मैं थर्मल की वजह से करना चाह रहा हूं, और करंट का रिलेशन में भी पढ़ चुका हूं, तो करंट का सारे रिलेशन यूज करूंगा मैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना तो मुझे दिया हुआ ना मुझे यूज करना है, क्यों, डेटा दे दिया मुझे तो मैंने ये यूज कर लिया। बात समझ में आती है? यहां तक यदि किसी को कोई भी दिक्कत हो मेरे को जरूर बताएं। अगर मैं एस की बात करूं, एस क्या हो जाएगा, वी एवरेज इनटू टाइम हो जाएगा, ये मुझे चाहिए। अब मेरे पास तो हर चीज है, नहीं बात समझ में आई, लेकिन टाइम नहीं था, कहीं दिया हुआ है इन टाइम, व्हाट इज द टाइम, तो टाइम निकालना इन टर्म्स ऑफ गिवन डेटा। यहां से टी हो गया मेरा, क्या हो गया, ANEL अपॉन आई, करंट आई दिया हुआ है। ठीक, तो एस एवरेज हो जाएगा आपका वी एवरेज जो कि दिया हुआ था इंटू टी, व्हाट इज द टी, ANEL अपॉन आई। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बात समझ में आती है? तो आई होप सो आप लोगों को काफी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। और ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पहला लेक्चर था, और ये मैं फिर से रेफर कर रहा हूं आप लोगों को, एक SC वर्मा करके एक बुक आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2, तो उसमें आप लोग 172 पेज नंबर पे चैप्टर नंबर 32 में इसे पढ़ें, बहुत गहराई से पढ़ें, और एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार पढ़ें, और सारी जो थ्योरी में पढ़े उसको रेफर करें, और यहां से अगर क्वेश्चंस करें तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वहां फिर मैं होमवर्क देना आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। तो अब हमारा लेक्चर यहां तक खत्म होता है। ओके, बाय।